अक्सर रात के गानों में एक शांत, सुहाना और ड्रीम लाइक माहौल बनाने के लिए यूज होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी आवाज सितारों के टिमटिमाने से मिलती है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिलेस्टा। कोई हॉन्टिंग म्यूजिक हो या बच्चों की लोरी या फिर रात का कोई रोमांटिक गाना, सिलेस्टा की टिमटिमाती आवाज आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन मैं इसके बारे में आज आपको क्यों बता रहा हूँ। मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर के गुजरने के सिर्फ 4 महीने बाद मुंबई में उमंग 2022 के स्टेज पर खड़ी हुई श्रेया घोषाल। उन्होंने अपनी ट्रिब्यूट परफॉर्मेंस शुरू की हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार धुनों में से एक के साथ। जब उस गाने की ओपनिंग लाइंस हॉल में गूंजी तो वहां बैठे हजारों लोग पहली लाइन खत्म होने से पहले ही श्रेया के हर एक बोल पर साथ गाने लगे। लोगों को गाना जुबानी याद था, वो भी गाने के पहली बार रिकॉर्ड होने के 6 दशक बाद। मदन मोहन का सबसे पॉपुलर गाना लग जा गले, जिसे लता मंगेशकर ने खुद अपने सबसे बेहतरीन गानों में गिना था, आज अपने 62 इयर्स पूरे कर चुका है। और फिर भी ये गाना पुराना नहीं लगता। ये गाना बीते हुए वक्त का नहीं बल्कि एक ऐसे लम्हे का लगता है जो शायद अब भी उसी रात में ठहरा हुआ हो जिसे इसमें पहली बार सुना गया था और लगभग रिजेक्ट कर दिया गया था। जब डायरेक्टर राज खोसला मदन मोहन की बनाई हुई इस धुन से कन्विंस नहीं हुए तो इन्होंने पहली सिटिंग में ही इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक्स इंडियन आर्मी सेकंड लेफ्टिनेंट मदन मोहन ऐसे इंसान नहीं थे जो आसानी से हार मान जाए। उन्होंने इस गाने को मनोज कुमार को सुनाया, जिन्हें यह गाना तुरंत पसंद आ गया और उन्होंने राज खोसला से इसे एक बार फिर सुनने को कहा। दोबारा सुनने पर राज खोसला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने अपना जूता उतारकर अपने सर पर रख लिया, ये कहते हुए कि उनसे कितनी बड़ी गलती होने वाली थी। असली सवाल ये नहीं है कि ऐसा गाना जो रिजेक्ट होते होते रह गया बॉलीवुड म्यूजिक का आज तक का वन ऑफ द मोस्ट कवर्ड सॉन्ग्स कैसे बन गया, बल्कि ये है कि इस गाने की कॉम्पोजिशन में ऐसा क्या पिरोया गया था जिसने बाद में रेडियो और फिल्म म्यूजिक को हमेशा के लिए बदल दिया। ये गाना कंपोज करते वक्त मदन मोहन के सामने एक अजीब चैलेंज था। गाने को एक खूबसूरत रोमांटिक लम्हे जैसा खुशनुमा साउंड करना था, लेकिन फिल्म की टेंस कहानी का बोझ उस लम्हे को हॉन्ट भी करना चाहिए। म्यूजिक को ऊपर से खुशगवार लगना था, लेकिन उसमें उस परछाई को भी समेटना था जो आने वाले दुख का अंदेशा है। लेकिन इसके लिए एक डार्क और उदास स्केल चुनने के बजाय मदन मोहन यहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड करते हैं। वो धुन को एक मेजर स्केल यानी कि एक हैप्पी स्केल में कंपोज करते हैं, लेकिन फिर वो हर लाइन के आखिर में उसे नीचे की तरफ मोड़ देते हैं, जैसे कि कैरेक्टर उस लम्हे में खुश होने की कोशिश तो कर रहा है पर उसे पता है कि आने वाले पल में सिर्फ उदासी है। पहली लाइन के साथ ही लिरिसिस्ट राजा मेहंदी अली खान एक इमोशनल माहौल सेट करते हैं। वो प्रेमियों को एक नई जुबान देते हैं, एक ऐसे एहसास के लिए जो बहुत नसीब से मिलता है और जिसके लौटने का कोई भरोसा नहीं। म्यूजिक में लगभग हर रिदम एक सर्कल में घूमती है, लेकिन इस गाने की 6 बीट रिदम जो वेस्टर्न वॉल्स के 3 बीट रिदम के एहसास के काफी करीब है और जो आर्ग्यूएबली रिदम का सबसे छोटा बार है। बार कहते हैं रिदम के एक हिस्से को। इंडियन म्यूजिक में जब एक म्यूजिकल आइडिया कई बार्स तक एक्सपांड होता है और फिर भी वो जज्बात से भरा हुआ महसूस होता है, तभी एक कंपोजर की गहराई का सच में एहसास होता है। ये ख्याल एक बार में कंप्लीट नहीं होता। लाइन का पहला हिस्सा नरमी से शुरू होता है, दूसरा उस ख्याल को पूरा करने लगता है, लेकिन तीसरे बार में मदन मोहन मेलोडिक इंटेंसिटी को अचानक बढ़ा देते हैं। इससे रेजोल्यूशन की बजाय एक कन्फ्रंटेशन, एक खुलासे का एहसास होता है। तीसरे बार में इस तरह खुलकर निकलना मदन मोहन की कॉम्पोजिशंस में बार बार दिखता है। लेकिन अगर तीसरी लाइन पूरी तरह चार्ज और इंटेंस हो जाए, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, तो फिर पहली लाइन पर लौटना मुश्किल है जहाँ से शुरुआत हुई थी। और इसी मुश्किल को सॉल्व करने के लिए मदन मोहन इंस्पिरेशन लेते हैं गजल फॉर्मेट से। गजलों में हरकतें जमजमे या पलटे फिलर्स या फिर ब्रिज की तरह इस्तेमाल होते हैं, गाने को फिर से उस मोड़ पर लाने के लिए जहाँ से गाना शुरू होता है, ताकि वो कंटिन्यू हो सके। और शायद इसीलिए मदन मोहन को गजल किंग का खिताब मिला। लेकिन इस गाने की और एक बात जिसने इसे एक इमॉर्टल क्लासिक बना दिया, वो है लता जी की गायकी। वीडियो के शुरू में मैंने लता जी के लिए मेलोडी क्वीन का टाइटल इस्तेमाल किया था, लेकिन सच तो ये है ये टाइटल लता जी के टैलेंट को जस्टिस नहीं करता। लता जी सिर्फ मेलोडी क्वीन नहीं थी, शी वॉज द क्वीन ऑफ वोकल एक्सप्रेशंस। ये जगह कोई कह के बताए मेरे को। हंसी रात हो न हो शायद फिर से उन्होंने गाने बनाए
और लता जी एलिवेटेड these songs to another level. जब वो माइक पे जाती थी तो मतलब शेरनी के जैसे गा के आती थी, खुली हुई आवाज़। आज 62 इयर्स हो गए हैं इस गाने को। हम ईयर 2026 में हैं और म्यूजिक की हालत तो आप सबको पता ही है। फिर भी लग जा गले के अंदर का वो लम्हा हर जनरेशन को आज भी अपील करता है। लग जा गले के फिर। जैसे मैंने पहले कहा था, एक ऐसा लम्हा जो अभी भी वहीं रुका हुआ है। दो प्रेमी जैसे अभी भी उसी रात में खड़े हैं, जैसे गाने का इंटरल्यूड म्यूजिक अभी भी उन्हें मदहोश कर रहा है, सिलेस्टा की आवाज अभी भी सितारों के टिमटिमाने का एहसास दिला रही है, और जैसे लता जी अभी भी माइक्रोफोन पर अगला अंतरा गाने के लिए मदन मोहन के इशारे का इंतजार कर रही है। लग जा गले। So that was all about लग जा गले, one of the most iconic songs of Hindi film music। अगर आप और गानों के बारे में इस तरह का एनालिसिस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड म्यूजिक हिस्ट्री पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। गॉड्स ऑफ रेडियो के अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर किसी म्यूजिक लेजेंड, म्यूजिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।